हेलो 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 मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप सब मस्त हैं, जबरदस्त हैं। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में हमने लास्ट सेशन में मिस्टेक पढ़ी थी अंडर सेक्शन 20, 21 एंड 22। 20 में हमने बात करी थी मिस्टेक ऑफ फैक्ट, फिर मिस्टेक ऑफ लॉ एंड देन मिस्टेक ऑफ यूनिलैटरल मिस्टेक अंडर मिस्टेक ऑफ फैक्ट, है ना। ये सब बातें हमने लास्ट सेशन में करी थी। आज हम पढ़ेंगे क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट और थोड़ी बातें आगे। आज सेशन थोड़ा सा लंबा रखेंगे। आज हम इंडेमनिटी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी भी पढ़ेंगे। ओके और अगर टाइम अलाउ करेगा तो थोड़ा आगे चलेंगे, बट इतना तो एटलीस्ट आज हम करने ही वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं क्वासी या कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट को एक एग्जाम्पल से समझते हैं और फिर जो हमारी किताब कह रही है वो भी देख लेंगे। So, how many of you have seen Sheldon Cooper? No, Big Bang Theory. Bazinga! If you have seen, let me know in the comment box by writing Bazinga. Okay? चलो अब यहाँ पर पहले कैरेक्टर समझते हैं। ये है शेल्डन। अगर आपने नहीं भी देखा है तो देखने जाने की जरूरत नहीं है कि लॉ पढ़ना है, तो जस्ट एग्जाम्पल्स हैं। हम राम शाम की जगह कुछ सीरीज से एग्जाम्पल्स ले रहे हैं, ठीक है। जनरल नॉलेज हो जाएगी और कुछ नहीं तो बातचीत कर पाएगी लोगों से इन टॉपिक बारे में, नहीं तो दीज आर जस्ट नेम्स ऑफ कैरेक्टर्स। तो अगर आपने देखे हैं फाइन है, नहीं देखे हैं कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ये है हमारे शेल्डन हो गए, ये है पेनी और ये है हावर्ड। शेल्डन को बेसिकली हावर्ड ने अपॉइंट किया था कि उसके गार्डन में आके मेंटेनेंस कटिंग वटिंग करके चला जाए। अब शेल्डन ने गलती से पेनी के गार्डन में जाके नो कटिंग वटिंग कर दी, जबकि पेनी ने अपॉइंट नहीं किया था। तो यहाँ पे ऑफर नहीं हुआ था, ठीक है, बट इन्होंने एक्सेप्टेंस से एक काम कर दिया। अब क्या इन्हें पैसे मिलने चाहिए। लॉ बोल रहा है कि जबकि कुछ एक असेंशियल पार्ट मिसिंग है कॉन्ट्रैक्ट में से, इसलिए इसे क्वासी कॉन्ट्रैक्ट बोल रहे हैं। स्टिल देर इज नो समबडी हैज डन समथिंग इन रिटर्न, तो किसी की मेहनत का रिटर्न मिलना चाहिए। ओके इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। ये हमारी है शेल्डन। शेल्डन इज अ गार्डनर हु एक्सीडेंटली वर्क्स ऑन द रॉन्ग गार्डन। Penny, the owner of the garden, okay, the owner of the garden where Sheldon mistakenly work. Basically, Sheldon को काम करना था हार्वर्ड के गार्डन में. Sheldon was hired to landscape Howard's garden and mistakenly works on Penny's garden next door. Now, Penny returns home और देखती है कि उसका गार्डन जो है वो ब्यूटीफुली मेंटेन्ड है और रियलाइज कहा कि शेल्डन की गलती हो गई यहाँ पर। अब जो लीगल प्रिंसिपल है क्वासी कॉन्ट्रैक्ट का, वो ये बोलता है प्रिवेंटिंग अनजस्ट एनरिचमेंट। तुम्हारा फायदा तो हो गया ना, जैसे गलती से पिज्जा तुम्हारे घर में डिलीवर हो गया और तुमने खा लिया। अब तुमने खा लिया, कंज्यूम कर लिया, तो पैसे तो देने पड़ेंगे ना। ओके सो व्हाट इज हैपनिंग, देयर इज नो फॉर्मल अग्रीमेंट, no contract exists between Sheldon and Penny, बट ऑब्लिगेशन बाय लॉ ये बोलती है अंडर सेक्शन 70 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 पेनी को कंपनसेट करना पड़ेगा ताकि अनजस्ट एनरिचमेंट प्रिवेंट हो सके, क्योंकि अनजस्टफुली पेनी को समथिंग शी हैज गॉट, नो शी हैज बीन एनरिच्ड अनजस्टफुली, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए कंपनसेशन शेल्डन को मिलनी चाहिए। ओके अगर मैं इसके एक्सप्लेनेशन में जाती हूँ तो सेक्शन 70 बोलता है कंपनसेशन चाहिए इफ अ पर्सन बेनिफिट्स फ्रॉम द वर्क डन बाय अदर इवन विदाउट अ फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट। जबकि पेनी और शेल्डन के बीच में कोई फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ था, उसके बावजूद पेमेंट करनी पड़ेगी किसको, पेनी को। इससे क्या होगा, यू विल बी एबल टू प्रिवेंट अनजस्ट एनरिचमेंट। इससे इंश्योर होगा कि पेनी जब कंपनसेट कर देगी शेल्डन को, विल बी एबल टू बेसिकली अनफेयरली एट शेल्डन्स एक्सपेंस पेनी को एनरिचमेंट नहीं मिलनी चाहिए। दिस इज द प्रिंसिपल बेसिकली, प्रिवेंट बेनिफिटिंग अनफेयरली एट शेल्डन्स एक्सपेंस। तो आउटकम क्या है, पेनी को पे करना है शेल्डन को फॉर लैंडस्केपिंग वर्क, इंश्योरिंग
फेयरनेस डिस्पाइट ऑफ लैक ऑफ फॉर्मल अग्रीमेंट, फेयर फॉर्मल अग्रीमेंट नहीं है उसके बावजूद पेमेंट होगी, तो क्वासी कॉन्ट्रैक्ट क्या बोलता है, इट एक्चुअली स्ट्रिक्ट सेंस में कॉन्ट्रैक्ट है ही नहीं, कोई यहाँ पर ऑफर नहीं है, कोई एक्सेप्टेंस नहीं है, कोई कंसिडरेशन भी नहीं है इनिशियली, बट काम कर दिया गया है। दीज आर इम्पोज बाय लॉ एंड नॉट बाय कंसेंट ऑफ पार्टीज, these are imposed by law and not by consent of parties। यहाँ से एग्जाम में आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और मैं जब आपको केस स्टडी के फॉर्म में, सिनेरियो स्टोरीज के फॉर्म में कंसेप्ट पढ़ाती हूँ तो मज़ा तो आता ही है ना, इस बात को आप अग्री करेंगे। बट उसी के साथ साथ एग्जाम में अगर क्वेश्चंस केस फॉर्म में भी आते हैं, वो पेनी शेल्डन और हार्वर्ड की जगह राम श्याम और सीता ले लेते हैं, आप तभी भी सही आंसर दे आएंगे। यस तो ये कुछ कुछ सर्कमस्टांसेस में लॉ बोल रहा है कि आपके ऊपर ड्यूटी है, आपके ऊपर ऑब्लिगेशन है, आपके ऊपर मतलब जिसने जिसने कोई एनरिचमेंट लिया है, जबकि ऑफर एक्सेप्टेंस नहीं भी हुआ था बट आपने कुछ कंज्यूम किया है, तो किसी और के एक्सपेंस में आपको एनरिचमेंट नहीं मिलनी चाहिए। yes so in certain situation law puts an obligation on person and that obligation enforceable, that obligation is enforceable, जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट enforceable होता है। क्वासी का मतलब होता है रिजेंबल, क्वासी का क्या मतलब होता है, रिजेंबल, यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट मीन्स जो कॉन्ट्रैक्ट जैसा लग रहा है, कॉन्ट्रैक्ट ना को बट कॉन्ट्रैक्ट जैसा लग रहा है, रिजेंबल कर रहा है। ओके क्या प्रिंसिपल है, नो मैन शुड ग्रो रिच आउट ऑफ अदर पर्सन्स लॉस, यही स्टेटमेंट दे देंगे और आपसे पूछ लेंगे बताइए इस सिनेरियो में क्या हो रहा है। और अगर जब हम इंटर में जाएंगे तो इस पे तो लिखने को भी आ सकता है, इतनी सी स्टेटमेंट पे 4 से 5 नंबर का क्वेश्चन आराम से बन सकता है आपके इंटर वाले एग्जाम में। तो आज हम फाउंडेशन तो क्लियर कर ही रहे हैं, अपने इंटर की भी तैयारी इस टॉपिक से कर ले रहे हैं। यस मेरे प्यारे बच्चों, चलो बहुत बढ़िया। तो जब मैं अंडर सर्टन सर्कमस्टांसेस बोल रही हूं तो ये लॉ के द्वारा एनफोर्स किया जाएगा। ओके अंडर certain circumstances the law creates and enforces legal rights, जैसे शेल्डन की यहाँ पर लीगल राइट हो गई थी कि पेनी के यहाँ काम किया है तो पैसे कंपनसेशन मिलना चाहिए। okay although the parties have never entered into a contract, जो ये ऑब्लिगेशन इम्पोज करी गई है या बनाई गई है लॉ द्वारा, इसी को आप क्वासी कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। या दूसरे शब्दों में बोल दिया जाए तो कॉन्ट्रैक्ट्स कॉन्स्टिट्यूटेड बाय लॉ आर नोन एज क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स, या कुछ और वर्ड भी बोल दिए जाए तो ये रिलेशनशिप इन नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज ऑल्सो अ कॉन्ट्रैक्ट, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, जो रिजेंबल कर रहा है, जो नेचर कॉन्ट्रैक्ट जैसा है बट एक्चुअली में ऑफर एक्सेप्टेंस तो हुआ ही नहीं, कंसिडरेशन की बातें भी नहीं हुई थी, बट फिर भी क्योंकि एनफोर्सेबल है इस वजह से इसे क्वासी कॉन्ट्रैक्ट कहा जा रहा है। आर वी अलाइन्ड मेरे प्यारे बच्चों? सो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कैसे डिस्क्राइब करता है कि कुछ सर्टेन रिलेशंस रिजेंबलिंग दोज क्रिएटेड बाय कॉन्ट्रैक्ट, जैसे कि मैंने जब आपको बोला कि आप मेरे से ये पेन खरीदेंगे तो मैंने आपको एक ऑफर दिया, आपने बोला हाँ मैं रेडी हूँ, मैंने कहा 2000 रुपये, ऑफर हुआ, एक्सेप्टेंस हुआ, कंसिडरेशन है, एग्रीमेंट हुआ, एनफोर्सेबल हुआ और फिर कॉन्ट्रैक्ट हुआ। हमने जो केस पेनी और शेल्डन का देखा वहाँ पे ऑफर एक्सेप्टेंस कंसिडरेशन जैसी कोई बात नहीं हुई थी, बट रिलेशन ऐसा बना दिया जो रिजेंबल कर रहा है कॉन्ट्रैक्ट को। और लॉ की नजरों से ये मान लेते हैं लॉ का चश्मा है, लॉ का चश्मा पहनेंगे तो कॉन्ट्रैक्ट लग रहा है, लॉ का चश्मा नहीं पहनेंगे तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं लग रहा है, क्योंकि ना तो यहाँ ऑफर है ना तो यहाँ एक्सेप्टेंस। पहना कॉन्ट्रैक्ट है, नहीं पहना कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, पहना कॉन्ट्रैक्ट है, नहीं पहना कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, लग रहा है कॉन्ट्रैक्ट जैसा है बट कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, तो ये बन जा रहा है क्या, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। तो अगर मैं इंग्लिश में बोले तो दे आर रेफर टू एज इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट या फिर कंस्ट्रक्टिव कॉन्ट्रैक्ट। एग्जाम में पूछ लेंगे कंस्ट्रक्टिव कॉन्ट्रैक्ट को और क्या भी कहते हैं, कंस्ट्रक्टिव कॉन्ट्रैक्ट को क्वासी कॉन्ट्रैक्ट भी कहते हैं। पूछ लेंगे क्वासी कॉन्ट्रैक्ट को और भी क्या कहते हैं, इंग्लिश लॉ में इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट भी कहते हैं, कंस्ट्रक्टिव कॉन्ट्रैक्ट भी कहते हैं।
बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसको अपने दिल में दिमाग में उतार लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, इंपॉर्टेंट है। ओके, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स आर बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ इक्विटी एंड जस्टिस। एक्चुअली इंडिया में सारे ही लॉ, चाहे वो आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट भी कर रहे हो, मतलब हमने लोक अदालत के पास भी जा रहे हो, तो वहाँ पे इक्विटी और जस्टिस तो होनी पड़ेगी। ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है, आर्टिकल्स हैं हमारे पास कुछ, उसकी डिटेलिंग में मैं आपकी नहीं जा रही हूँ, बट हमारा लॉ ये बोल रहा है, चाहे वो क्वासी कॉन्ट्रैक्ट ही है, लॉ इक्वल होना चाहिए सबके लिए और जस्टिस लेकर आना चाहिए। ओके, द क्लेम बेस्ड ऑन क्वासी कॉन्ट्रैक्ट इज जनरली फॉर मनी। जैसे हमने शेल्डन के केस में देखा, द रेमेडी इन क्वासी कॉन्ट्रैक्ट इज ओनली कंपनसेशन, डैमेजेस नहीं, सिर्फ और सिर्फ कंपनसेशन ही है। जैसे मान लेते हैं ए ने बी को गलती से सामान डिलीवर कर दिया, बाय मिस्टेक, बाय मिस्टेक सामान सी समझ के, करना तो सी को था, देना चाहिए था इसे, बट इंस्टेड ऑफ दिस इनको दे दिया। बी ने सामान खा भी लिया या कंज्यूम कर लिया व्हाटसोएवर, तो अब बी को पेमेंट देनी पड़ेगी। यहाँ पर ना तो ऑफर था, ना तो एक्सेप्टेंस था, ना तो कंसिडरेशन थी, बट क्योंकि कंज्यूम कर लिया, बिकॉज कंजम्पशन हो गया, इस वजह से बी इज बाउंड टू पे ए, क्योंकि ए के एक्सपेंस पर बी अमीर नहीं हो सकता है, और इसी को क्वासी कॉन्ट्रैक्ट कहा जाता है। एम आई क्लियर टू ऑल ऑफ यू? बिकॉज नाउ लॉ इज इम्पोजिंग सच ड्यूटी ऑन बी, लॉ इज इम्पोजिंग सच ड्यूटी ऑन बी। ठीक है, अब कुछ फीचर्स देखेंगे क्वासी कॉन्ट्रैक्ट के, हर एक पॉइंटर के बहुत ब्यूटीफुल एग्जांपल्स मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। ऐसा हो ही नहीं सकता आपको ये कंसेप्ट समझ नहीं आए, आज भी और आज से आने वाले 20 साल तक भी आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा, दिमाग में घुस जाएगा, दिल में उतर जाएगा, और जहाँ आपसे पूछ लिया जाएगा क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, मैं हूं ना। ठीक है, तो चलिए फिर मेरे साथ जुड़े रहिएगा, मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ हर एक पॉइंटर आपको बहुत उम्दा तरीके से, क्रिस्टल क्लियर, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड एंड रिमेंबर फॉर लाइफ। सो लिसन टू मी केयरफुली। कुछ सेलिएंट फीचर्स हैं क्वासी कॉन्ट्रैक्ट के, जैसे इट इज इम्पोज्ड बाय लॉ एंड डज नॉट अराइज बाय एग्रीमेंट, जैसे हमने शेल्डन का केस भी देखा था, बट हम और एग्जांपल लेंगे। The duty of party and not the promise of any party is the basis of such contract. ड्यूटी है पार्टी की, पेनी की ड्यूटी बन गई है कि उसने कुछ सर्विसेज कंज्यूम कर लिए, जबकि कोई प्रॉमिस नहीं था। ठीक है, प्रॉमिस नहीं था। द राइट अंडर इट इज ऑलवेज अ राइट टू मनी, यहाँ पर कंपनसेशन मिलता है, डैमेजेस नहीं मिलते हैं। राइट टू मनी है, दो नॉट ऑलवेज लिक्विडेटेड सम ऑफ मनी, दैट्स ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, असर्शन रीजन वाले टॉपिक भी अगर क्वेश्चन पूछने में आए तो पूछे जा सकते हैं। द राइट इज अवेलेबल अगेंस्ट स्पेसिफिक पर्सन, जैसे यहाँ पे शेल्डन के केस में ही था, नॉट द होल वर्ल्ड, एंड अ सूट फॉर ब्रीच मे बी फाइल्ड इन द सेम वे एज इन केस ऑफ कंप्लीट कॉन्ट्रैक्ट, जबकि कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, जस्ट रिजेंबल कर रहा है कॉन्ट्रैक्ट को, जस्ट रिजेंबल कर रहा है कॉन्ट्रैक्ट को। मेरे प्यारे बच्चों, समझ में आ रहा है ना, भेजे में जा रहा है ना, बहुत आसान है बट उतना ही टेक्निकल भी है। ठीक है, फर्स्ट पॉइंटर, हमने फर्स्ट पॉइंटर क्या बोला, हमने बोला कि इट इज इम्पोज्ड बाय लॉ एंड डज नॉट अराइज बाय अग्रीमेंट। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये है हमारी, कौन है ये, मैं नाम भूल गई, हाँ रेचल, रेचल ग्रीन, रेचल कौन सी सीरीज से हम कर रहे हैं बात, बताइएगा मुझे। ठीक है, ये हमारे रॉस, सिनारियो समझते हैं। रॉस एक प्लम्बर है जो कि गलती से गलत अपार्टमेंट में जाके प्लम्बिंग कराया है, करना था किसी XYZ पर्सन के में, बट रेचल के घर जाके प्लम्बिंग कराया है। रेचल ओनर है उस अपार्टमेंट की जहां गलती से रॉस ने प्लम्बिंग कर दी है, अपना काम कर दिया है। अब रॉस इज हायर टू फिक्स लेट्स से plumbing for on Joy's apartment. How you doing? Okay, but due to a mix up, रेचल के अपार्टमेंट में काम कराया है, रेचल का बेनिफिट हो गया है रॉस के वर्क की वजह से, और रेचल ने डिसाइड किया पेमेंट करेंगे। हुआ क्या है यहाँ पर, ये लॉ की वजह से पेमेंट करना पड़ रहा है।
रॉस और रेचल का रियलिटी में कोई अग्रीमेंट हुआ नहीं था, बट क्योंकि रॉस ने काम कर दिया है इस वजह से रेचल की ऑब्लिगेशन, ड्यूटी बन गई है अंडर लॉ, क्योंकि उसने बेनिफिट लिया है फ्रॉम द वर्क दैट इज डन बाय रॉस, इसलिए रेचल को पेमेंट करनी होगी। नेक्स्ट बात, ड्यूटी है, प्रॉमिस नहीं है। जब यहाँ पे कुछ प्रॉमिस नहीं किया था रेचल ने कि तुम मेरा प्लम्बिंग का काम कर दो, मैं तुम्हारे को पैसे दे दूंगी, यहाँ पे क्योंकि काम कर दिया इसलिए पैसे देने हैं। ओके, द ड्यूटी फॉर रेचल टू पे अराइजेस फ्रॉम द बेनिफिट नॉट फ्रॉम द प्रॉमिस। पैसे मिलने, यहाँ पे सिर्फ पैसों की बात हो रही है, राइट टू मनी है। रेचल्स राइट इज टू पे रॉस फॉर द प्लम्बिंग वर्क, ऑल्दो नॉट अ फिक्स्ड अमाउंट, हो सकता है कुछ मॉनिटरी कंपनसेशन दी जा रही है। ओके, एक्चुअली राइट टू पे, राइट इसकी है, राइट इज फॉर रॉस, रेचल तो कहीं ना कहीं ड्यूटी में चली गई है। ठीक है जी। नेक्स्ट, स्पेसिफिक पर्सन, रेचल्स ऑब्लिगेशन सिर्फ रॉस के लिए, सब लोग के लिए नहीं है ये। ओके, क्योंकि रॉस ने काम कर दिया है, और सूट फॉर ब्रीच मान लेते हैं रॉस ने काम कर दिया और रेचल ने मना कर दिया पेमेंट करने के लिए, तो यहाँ पर रेचल ने अगर रिफ्यूज कर दिया तो रॉस जो है फाइल कर सकता है सूट, जैसे कि एक सेम मैनर में जैसे कि एक कॉन्ट्रैक्ट में किया जा सकता है, वैसे ही। एम आई क्लियर? आर वी गुड विद ऑल द 5 फीचर्स ऑफ क्वासी कॉन्ट्रैक्ट? अगर ये चमका तो मुझे पांचों, ऑल द 5 पॉइंटर्स जो कि फीचर्स है क्वासी के, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताने वाले हैं। इससे आपको याद भी हो जाएगा, क्योंकि जब भी हम लिखते हैं हमें याद होने की पॉसिबिलिटी, याद हो जाता है, और याद रखने की पॉसिबिलिटी, टू रिकलेक्ट व्हेन कम टू एन एग्जामिनेशन यू विल बी एबल टू रिप्रोड्यूस इट। ओके ना, कितने तरीके के क्वासी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं इनको भी समझ लेते हैं। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कुछ अलग अलग तरीके के सिनेरियोज हैं या टाइप्स हैं क्वासी कॉन्ट्रैक्ट के, जैसे कि क्लेम्स फॉर नेसेसिटी सप्लाई टू अ पर्सन इनकम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। इनकम्पिटेंट में सेक्शन 11, सेक्शन 12, डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ सब आ जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल कोई माइनर है, फॉर एग्जांपल कोई इनसेन है, तो पार्टी कम्पिटेंट नहीं है बट उनको नेसेसिटी सप्लाई करी गई है तो पेमेंट मिलेगी। ओके, पेमेंट बाय एन इंटरेस्टेड पर्सन, कोई बंदा इंटरेस्टेड था उस सब्जेक्ट मैटर में, जैसे यहाँ पे रेचल ने बुलाया नहीं था बट प्लम्बिंग करा ली तो पेमेंट देनी होगी। बेनिफिट फॉर नॉन ग्रेटिशियस एक्ट, इसके बारे में मैं थोड़ी देर में समझाने वाली हूँ। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फाइंडर ऑफ गुड, अगेन कुछ खो गया था उसके लिए कंपनसेशन। मनी पेड बाय मिस्टेक अंडर और अंडर क्वार्जन। आइए समझते हैं इसको एक एक करके, वन बाय वन ऑल द 5 पॉइंटर्स। जैसे मान लेते हैं पांड्या स्टोर पे जाके शिवा ने फ्रूट्स दे दिए जो कि नेसेसिटीज है, भूख लगी थी, ठीक है, मांगी किसी ने पैसे, सामान मांगा, ये मांगा जिसने, या तो ये हैरी पॉटर है जो कि माइनर है, झिलमिल है जो कि ल्यूनाटिक है, दिस इज झिलमिल बर्फी। ओके, एंड दिस इज हैरी पॉटर, नॉट द रीसेंट वन बट पार्ट सीरीज 1 वाला मान लो, सीरीज 2 वाला ही मानोगे तो भी चलेगा। दोनों ही केसेस में शिवा जो कि पांड्या स्टोर ऑपरेट करता है, यहाँ पर शिवा इज एंटाइटल्ड टू क्लेम द मनी, नॉट नेसेसरली फ्रॉम देम बट फ्रॉम देयर प्रॉपर्टी ऑल्सो विल डू, बिकॉज ये इनकम्पिटेंट पार्टी थे बट क्योंकि नेसेसिटीज प्रोवाइड करी गई थी तो पेमेंट ले सकता है शिवा जो कि ये पांड्या स्टोर चलाता है। एम आई क्लियर टू एवरीबडी? मेरे प्यारे बच्चों, मजा आ रहा है ना? पांड्या स्टोर मैंने कभी नहीं देखा, बट मैं कभी अपने घर गई या अपने ससुराल गई तो मेरी मम्मी और सासू माँ देख रहे होते हैं, तो मुझे पता है पांड्या स्टोर क्या है। ओके, तो वैसे ही अगर आपने कभी शेल्डन कूपर नहीं भी देखा है, या मैं अभी कुछ मार्वल एटसेट्रा के एग्जाम्पल लूंगी, नहीं भी देखा, कोई टेंशन थोड़ी ना, हमको पता चल गया, ठीक है कि नहीं? Where the necessities are supplied to a person who is incompetent to a contract as per Indian Contract Act 1872, the supplier is entitled to recover the price from the property of that incompetent person. ठीक है, चाहे वो झिलमिल हो, चाहे हैरी पॉटर है, XYZ, कोई भी माइनर है, कोई भी बंदा जो इनकम्पिटेंट है, डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ भी चलेगा। ओके, अंडर सेक्शन 68 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, जैसे ए ने बी को, जो कि माइनर है, बी एक माइनर है, कुछ नेसेसिटीज दी,
ताकि लाइफ जी सके वो। यहाँ पर ए एंटाइटल है पेमेंट लेने के लिए बी की प्रॉपर्टी से, बी से नहीं, बी की प्रॉपर्टी से, ध्यान से, इंपॉर्टेंट है, इजी भी है। और इम्पॉर्टेंट प्लस इजी तो एक अच्छा कॉम्बिनेशन हमारे एग्जाम में आना चाहिए, ऐसा हम चाहते हैं, है ना। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इंटरेस्टेड पर्सन को पेमेंट दे रहे हैं, पेमेंट बाय एन इंटरेस्टेड पर्सन। ओके, तो ऐसा करते हैं, एक एग्जाम्पल समझते हैं। ये कौन है, 2 अक्टूबर को गांधी जी के ने कौन से आश्रम में, उनके आश्रम में जाके हमने सत्संग सुना, वही वाला है, ठीक है। ये हमारी मीरा देशमुख ए तब्बू, है ना। तब्बू का पूरा नाम क्या है, कुछ हो रहा है, तब्बुसुम समथिंग लाइक दैट है, तब्बू हम बोलते हैं, तब्बू ही बोलेंगे। ओके, दिस इज विजय सोलंकी ए अजय देवगन। अब विजय सोलंकी और मीरा देशमुख नेबर्स हैं। ओके, मीरा के पास एक पीस ऑफ लैंड है, एक लैंड है। यहाँ पे बेटे की कोई कहानी नहीं है, लैंड की कहानी है। ओके, जो कि विजय के घर के एकदम साथ में है। लेट्स से ये विजय का घर है, ये विजय का घर है, विजय का घर, ये मीरा का लैंड, ठीक है जी। अब वन डे विजय ने नोटिस किया कि मीरा का लैंड पे कोई लोकल बिल्डर आके कुछ कराने वाला है। मीरा's land is encroached upon by a local builder who has started constructing a building on it. विजय को पता है that if construction continues it will affect the value and privacy of his own property. यहाँ पे एकदम adjacent में आपको कुछ काम करो, इसकी प्रॉपर्टी पे इम्पैक्ट आएगा। अब मीरा जबकि आउट ऑफ टाउन है, अनरीचेबल, फोन कर रहे हैं, ये ट्रेन हो रहा है या ट्रेन में नहीं हो रहा है, लेट्स से विजय ने सिचुएशन की अर्जेंसी समझी और लीगल एक्शन ले लिया उस बिल्डर के अगेंस्ट। एक लॉयर हायर किया, लीगल एक्सपेंसेस हुए, इस लीगल एक्सपेंसेस को करने में 50,000 रुपए लगे। क्या ये लैंड अजय की थी, विजय सोलंकी की थी? नहीं, मीरा की थी। बट मीरा के बिहाफ पे पेमेंट किया ना, एक तरीके से अपना भी इंटरेस्ट था, बट प्रॉपर्टी तो इनकी थी, इनको तो थोड़ा बहुत नुकसान होगा, इनको होगा ना मेजरली नुकसान। ओके, 50,000 रुपये लगाए और कोर्ट से ऑर्डर ले लिया टू स्टॉप द कंस्ट्रक्शन। अब जब मीरा आएंगी, वो देख रही है, हे राम, नहीं, हे माँ माता जी ऐसे करके बोलती ना वो। चलिए, when मीरा returns विजय informs her about the situation और बोला कि 50,000 रुपये खर्चा हुआ है ताकि दोनों का इंटरेस्ट बच सके। तो मीरा को बोला विजय ने 50,000 रुपये दे दो मुझे। तो यहाँ पर क्या होने वाला है, व्हाट इज गोइंग टू हैपन, ये इंटरेस्टेड प्रॉपर्टी किसकी थी, मीरा की थी ना, तब्बू की थी। तो बोनाफाइड पेमेंट लेंगे कौन, विजय सोलंकी। ओके, अब अगर मैं सेक्शन 69 बोलती, पीछे सेक्शन 68 बोला था हमने, अगर आपको ये सेक्शन याद है, यहाँ पर हम जब रॉस और इसका एग्जाम्पल ले रहे थे, नहीं, जब हम झिलमिल और इसका एग्जाम्पल ले रहे थे माइनर वाला केस में, तो यहाँ सेक्शन 68 था। ओके, अब हम टाइप्स ऑफ क्वासी कॉन्ट्रैक्ट पढ़ रहे हैं, सेक्शन 68, 69, 70, 71, 72। ये सेक्शंस हम कोशिश करेंगे कि हम लर्न कर ले। अगर अभी आए तो अच्छी बात है, नहीं आए तो कोई दिक्कत नहीं है, इंटर में तो आ ही सकते हैं। ओके, तो क्योंकि हम टॉपिक पढ़ रहे हैं और बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं, डिटेल में जाके पढ़ रहे हैं, और सेक्शन अगर हमें याद हो जा रहे हैं तो हम मिटाएंगे नहीं, अरे अरे मिट जा, नो नो नो, मिटाने की जरूरत नहीं है, उतार लेंगे, दिल में उतर रहे हैं तो आ जाओ, आंधे, ठीक है। ओके, सो व्हाट इज हैपनिंग, विजय ने बोनाफाइड पेमेंट करी थी फॉर प्रोटेक्शन ऑफ हिज ओन इंटरेस्ट, दैट इज द वैल्यू एंड प्रिवेसी ऑफ हिज प्रॉपर्टी। और कहीं ना कहीं मीरा का इंटरेस्ट भी प्रोटेक्ट कर लिया। हो सकता है यहाँ पे पूरे 50,000 की पेमेंट ना हो, 25 पे अगर ये वो अलग बात है, बट मिलने की कंपनसेशन मिलेगी। ओके, इट इज नॉट अ ग्रेटिशियस और वॉलेंट्री। Okay, Vijay did not make the payment gratuitously or voluntarily. He acted out of necessity to protect his property from potential harm. Another person bound by law to pay?
Mira is legally bound to pay the expenses incurred for protecting her land, as it is her responsibility to prevent encroachment. अब खैर अगर मीरा होती तो वो भी नहीं बिल्डर को काम करने देती ना, वैसे ही विजय ने भी नहीं करने दिया। जी समझ में आया ना जी। अब विजय ने जो ये पेमेंट कर दी थर्ड पार्टी को, द लॉयर 50,000 रुपये जो लीगल एक्सपेंसेस लगे, तो जो लीगल सर्विस रेंडर करने के लिए दिया है, इसलिए सेक्शन 69 के अंदर क्योंकि बोनाफाइड इंटरेस्ट था, इसलिए मीरा को रिएम्बर्स करने होंगे ये पैसे विजय को। ठीक है जी। तो क्या हम बोल रहे हैं, कंक्लूजन क्या है, सारी कंडीशन सेक्शन 69 की यहाँ पे सेटिस्फाई हो रही है। क्या क्या सेक्शन 69 में क्या क्या बातें हो रही है, क्या क्या बातें हो रही है? The payment must be bona fide for protection of one's interest, not have been made gratuitously or voluntarily, must be bound by the law to pay and must compensate to third party and not to himself। खुद को नहीं दे दिए थे विजय ने पैसे, किसी थर्ड पार्टी को दिए थे, इसलिए वो ले सकता है तब्बू से पैसे। क्या क्या हुआ, व्हाट इज हैपनिंग? सबसे पहले हमने बोला कि बोनाफाइड पेमेंट है, ठीक है, नॉन ग्रेटिशियस है या फिर वॉलेंटरली है, ओके, किसी और पर्सन को पे किया है, इस वजह से पेमेंट, और थर्ड पार्टी को दिया है, थर्ड पार्टी को पेमेंट करी है, और लॉ के द्वारा, लॉ के अंतर्गत पेमेंट करी है, इस वजह से सेक्शन 69 की चारों कंडीशंस फुलफिल हो रही है। कौन कौन सी चार कंडीशन गाइस, व्हाट आर द 4 कंडीशंस? बोनाफाइड इंटरेस्ट है, किसी और को दी है, लॉ के अंतर्गत दी है, वॉलंटरली या नॉन ग्रेटिशियस रहा। एम आई क्लियर गाइस? अगर ये सब कुछ हो रहा है तो सिनेरियो एग्जाम्प्लीफाई कर रहा है क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। इट इज एग्जाम्प्लीफाइंग अ कॉन्ट्रैक्ट जहां पर हम बात कर रहे हैं कि पेमेंट जो है वो इंटरेस्टेड पर्सन, इट इज बाय एन इंटरेस्टेड पर्सन। Section 69 provides that a person who is interested in payment of the money which another is bound by law to pay and therefore pays it is entitled to be reimbursed by the other। अब इंटरेस्ट तो विजय का भी था ना, उसकी प्रॉपर्टी पर भी इम्पैक्ट हो रहा था ना, इसलिए पेमेंट किया था। यहाँ पे डॉक्ट्राइन ऑफ प्रिवेसी या फिर स्ट्रेंजर टू द कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, इंटरेस्ट इनका भी था, बट प्रॉपर्टी तो तब्बू की थी ना, मीरा देशमुख की थी। समझ में आया गाइस? इसलिए इसलिए ऑल दीज 4 पॉइंट्स आर रेलेवेंट। ठीक है जी, आई होप इट इज क्लियर टू एवरीबडी। मूविंग फॉरवर्ड, अब बेनिफिट्स ऑफ नॉन ग्रेटिशियस एक्ट, बेनिफिट ऑफ नॉन ग्रेटिशियस एक्ट, इसको भी समझ लेते हैं। पहले एक एग्जांपल समझते हैं, फिर पीछे वापस आएंगे। अब वापस हम ले लेते हैं मीरा और विजय का ही एग्जाम्पल, बट यहाँ पर लैंड की जगह कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, गार्डन की कहानी ले आते हैं। अब एक विजय जो है एक गार्डनर है, ही इज अ स्किल्ड गार्डनर, उन्होंने प्रोफेशनल गार्डनिंग सर्विसेज ऑफर करते हैं। मीरा जो कि नेबर है, has beautifully landscape garden that has recently fallen into despair due to her busy schedule। पानी नहीं दे पा रही हैं, कटिंग एक्सेट्रा नहीं कर पा रही हैं, दे आर वीड्स ग्रोइंग एक्सेट्रा, इस वजह से हेवे हो गया थोड़ा सा जो लैंडस्केप है उसके गार्डन का। विजय ने नोटिस किया गार्डन को, और क्योंकि समझा कि भैया इस गार्डन को प्रिवेंट करना ज़रूरी है, प्लांट्स मर रहे हैं, उनको मेंटेनेंस की ज़रूरत है, और एस्थेटिक बेटर भी करना है नेबरहुड का, उन्होंने इम्पोर्टेंस समझी इस सिनेरियो की और गार्डन को मेंटेन कर लिया। नोइंग मीराज एप्रिसिएशन फॉर इट, हो पता है मीरा के लिए इम्पोर्टेंट है, ये मीरा के लिए इम्पोर्टेंट है पौधे एटसेट्रा। विजय डिसाइड्स टू स्पेंड सेवरल डेज टेकिंग केयर ऑफ गार्डन। He weeds, prunes, waters the plants and restore the garden into a former beauty। जैसे पहले सुंदर था वैसे ही सुंदर सा बना दिया। He does this not intending to do it for free, but expecting that Meera would compensate him for the services once she is back from work। काम करके आ जाएंगी, फ्री हो जाएंगी, पैसे दे देंगी। Now, जब मीरा आई वापस,
शी इज डिलाइटेड, हाँ भैया बढ़िया सुंदर सा फूल पेड़ पौधे आ रहे हैं, बेल चल रही है, सुंदर सा लग रहा है। ओके, विजय ने मीरा को बताया और बोला भैया हमने सब कुछ कर लिया है, माँ मेरे पैसे दे दीजिए। क्या काम लॉफुली हुआ है? जी बिल्कुल। सेक्शन 70 अप्लाई करने के लिए 68 में हमने इनकम्पिटेंट के बारे में बात करी थी, 69 में इंटरेस्टेड पार्टी थी, है ना, और फिर पेमेंट ले ली थी, और उसके अंदर हमने 4 बातें देखी थी। ठीक है ना, क्या वो 4 बातें थी कि नॉन ग्रेटिशियस होना चाहिए, वॉलेंट्री होना चाहिए, आपका इंटरेस्ट होना चाहिए, लॉ के अंतर्गत होना चाहिए, किसी थर्ड पार्टी को दिया होना चाहिए। अब सेक्शन 70 बात कर रहा है कि नॉन ग्रेटिशियस, स्पेसिफिकली नॉन ग्रेटिशियस के बारे में बात हो रही है। हम यहाँ पर बोल रहे हैं, अब सेक्शन 70 अप्लाई करने के लिए बोल रहे हैं कि लॉ लॉ के अंतर्गत होना चाहिए। ओके, विजय परफॉर्म गार्डनिंग लॉफुली एज यस द स्किल्स एंड एक्सपर्टीज। किसी ने किसी को मार दिया, लेट्स से आपने वो एक मूवी देखी होगी करीना की और उसकी डॉटर की, मुझे मूवी का नाम नहीं रिकलेक्ट हो रहा है, आई एम नॉट एबल टू रिकलेक्ट, बट उसके नेबर ने उसके हस्बैंड की डेड बॉडी छुपाने में मदद करी थी और फिर एंड में वो भी ले लिया था, जो भी इल्ज़ाम था वो भी अपने सर पे ले लिया था। क्या वो तो दूसरी एंगल में चली गई, बट यहाँ वो इलीगल काम था, यहाँ पे लॉफुली कर रहा है ना, गार्डनिंग जो कर रहा है, इट इज अ लॉफुल एक्ट। yes, has skills and expertise to do so, and there was no prohibition against him tending to Mira's garden. अब ग्रेटिशियस नॉन ग्रेटिशियस इंटेंट था, ये ना फ्री में कर दूंगा, पैसे ले कि थैंक यू बोल देंगी वो। यहाँ पे बबीता जी और जेठालाल नहीं है, ठीक है, यहाँ पे मे बी दे आर जस्ट नॉर्मली नेबर्स। ओके, विजय डिड नॉट इंटेंड टू एक्ट ग्रेटिशियसली, he expected that Meera would compensate him for the services rendered, okay, considering the professional nature of the work, क्योंकि उनका काम ही, विजय का काम ही यहाँ पे प्रोफेशनल गार्डनिंग सर्विसेज देना ही था। ओके, अब क्या बेनिफिट एंजॉय किया? जस्ट एनरिचमेंट होनी चाहिए ना, वी आर प्रिवेंटिंग अनजस्ट एनरिचमेंट अंडर क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। यस, Meera enjoyed the benefit of Vijay's work as her garden was restored and maintained, enhancing the aesthetics and value of her property also. क्योंकि सारी कंडीशंस अंडर सेक्शन 70 सेटिस्फाई हो रही है, नॉन ग्रेटिशियस एक्ट है, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट का टाइप है, और मीरा को यहाँ पे विजय को पेमेंट देनी होगी। यस, सिंस ऑल द कंडीशंस अंडर सेक्शन 70 आर फुलफिल्ड, मीरा की यहाँ पे ऑब्लिगेशन है कि पेमेंट दे भैया जी विजय को, क्योंकि सर्विसेज उन्होंने प्रोवाइड करी है। ये इलस्ट्रेट कर रहा है क्वासी कॉन्ट्रैक्ट को, जहाँ पर विजय लॉफुली पेमेंट लेने का हकदार है, क्योंकि यहाँ पे ग्रेटिशियस सर्विसेज नहीं दी है, नॉन ग्रेटिशियस है, फ्री में करने का कोई इरादा नहीं था, पेमेंट लेने का ही इरादा था। मीरा को बेनिफिट भी हुआ है, इस वजह से ऑब्लिगेशन हो गई है, ड्यूटी हो गई है मीरा की टू कंपनसेट, टू कंपनसेट। ठीक है जी, तो हमने क्या क्या 3 बातें करी? हमने सेक्शन 68 देखा जहाँ हमने इनकम्पिटेंट के बारे में बात करी, सेक्शन 69 देखा जहाँ हमने देखा इंटरेस्ट है, और विजय और मीरा का एग्जाम्पल आप याद रखिए, चारों बातें देखिए, नॉन ग्रेटिशियस और वॉलेंट्री होना चाहिए, लॉ के अंतर्गत होना चाहिए, थर्ड पार्टी को पेमेंट होनी चाहिए, और इंटरेस्ट होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर हमने सेक्शन 70 में देखा कि नॉन ग्रेटिशियस होना चाहिए, यहाँ पर भी हमने 4 बातें देखी। क्या 4 बातें देखी? अंडर द लॉ होना चाहिए, शुड बी डन लॉफुली, ओके, मस्ट बी डन बाय पर्सन नॉट इंटेंडिंग टू एक्ट ग्रेटिशियसली, दैट इज कोई पेमेंट के बिना नहीं करने वाले हैं, कंसिडरेशन चाहिए उनको, एंड बाय द पर्सन whom the act is done must have enjoyed the benefits। मीरा ने एंजॉय किया ना, उसकी प्रॉपर्टी का बढ़िया रहा, सुंदर दिख रही है, एस्थेटिकली बेटर है, प्लांट्स जो उनको नेचर से प्यार था, बिकॉज वो दूर गई हुई थी, पानी वानी नहीं दे पाई थी, वीड स्पून एक्सेट्रा नहीं हटा पा रही थी, तो वो सब कुछ हो पाया है। तो सेक्शन 70 बोलता है, सेक्शन 70 बोलता है कि जब भी ड्यूटी आती है, ओके, जब भी कोई एंजॉय कर रहा है कोई बेनिफिट आउट ऑफ द नॉन ग्रेटिशियस एक्ट, उसको पेमेंट देना पड़ेगा। Yes, section 70 deals with the obligation of person enjoying the benefit of the non-gratuitous act when person lawfully does anything for another person or delivers to him not intending to do gratuitously, free में करने का कोई इरादा नहीं था।
सच पर्सन हु एंजॉयज द बेनिफिट, उसको रीइंबर्स करना पड़ेगा फॉर्मर को जिसने एक्टिविटी करी है, जिसने आपको सर्विसेज दी है, और रिस्टोर हिम द थिंग सो डिलीवर्ड। आई होप ये एग्जाम्पल से एकदम बातें राप चमक गई होगी आपके भेजे में। अगर भेजे में चमका या भेजे में घुस गया तो BMGG जरूर दीजिएगा। अभी चलते हैं आगे सेक्शन 71 की ओर। ओके, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फाइंडर ऑफ गुड्स। सेक्शन 71 के अंदर सेक्शन 68 देखा, 69 देखा, 70 देखा, 71 के बारे में बात कर रहे हैं, जहां पर किसी को प्रॉपर कोई फाइंडर ऑफ द गुड है, लेट्स से फॉर एग्जांपल, ओके, person who finds goods belonging to another and takes them into their custody is liable as bailey। मतलब किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए मिला है ऐसा मान लेंगे। जैसे मान लेते हैं नो, माय ब्रदर स्टार्टेड अ फैक्ट्री रिसेंटली ऑफ फर्नीचर, तो उसने एज अ गिफ्ट शुरू किया है, ऐसे बोलते हैं लेट बेटियों को देते हैं तो बड़ा होता है एटसेट्रा एटसेट्रा। माय मदर बिलीव्स इन सो कि घर की लक्ष्मी होती हैं बेटियां, उनको देना चाहिए तो अबंडेंस आता है, लेट्स से फॉर एग्जांपल। तो उस एजेंडा से उसने हमारे लिए, मतलब वी आर 3 सिस्टर्स, हमारे भाई ने, माय वन सिस्टर इज नॉट मैरिड, 2 ऑफ अस आर मैरिड, हम दोनों के घर उसने रिक्लाइनर भेजा। जब रिक्लाइनर भेजा तो हम बाहर गए थे डिनर करने के लिए। अब वो रिक्लाइनर हमारे नेबर, शी इज माय फ्रेंड ऑल्सो, उनके घर रखवा दिया। अब जब रखवा दिया तो इट इज जस्ट एज अ बेली, या अगर मान लेते हैं हमारे घर फोन नहीं करा होता डिलीवरी एजेंट ने, जस्ट पकड़ा दिया होता, फाइंडर हो गए ना वो, या फिर उठा लिया होता लेट्स से हमारे घर के बाहर दूध का पैकेट छोड़ गया कंट्री डिलाइट वाला डिलीवरी एजेंट, और हम क्योंकि लेट्स से संडे हम लेट उठे हैं और मैं हमारी सामने वाली भाभी उठा कर लेगी, शी वॉज जस्ट अ फाइंडर ऑफ द गुड, शी इज नॉट द ओनर, इट इज जस्ट द बेली एक्टिंग एज। तो बेली कौन होता है? जिसको कोई सामान दिया जाता है, ओके, फॉर सम पर्पस, और वापस ले लिया जाएगा। यहाँ पर हम दे नहीं रहे हैं, जो सामान आपने गलती से या आपको मिल गया है, गलती से भी नहीं, मिल गया है, जैसे मान लेते हैं परेश रावल को, या कौन है ये, बाबू भैया को एक अंगूठी मिल गई है, लेट्स से ये आपकी अंगूठी थी, या आप बाबू भैया के पड़ोसी थे, या आपकी अंगूठी थी, दिस वाज योर रिंग, और घर के बाहर पड़ी हुई मिली, लेट्स से फॉर एग्जांपल, लगता है किसी दूसरे की खोली में आ गया, देख रहा है वो, बट ले लिया, चलो इसने ले लिया, तो ओनर तो नहीं है ना ये, इन्हें वैसे रखना पड़ेगा इस गुड को जैसे कि इनकी, इनको वापस देनी है, ही इज नॉट द ओनर, ये बेली जैसे एक्ट करेंगे, बेलर यही है, दिस बेलर आप ही हैं, गुड आपकी है क्योंकि ओनरशिप आपकी है। सो व्हाट इज हैपनिंग, जब आप किसी और का सामान ले रहे हैं, ओके, तो सिर्फ आपकी कस्टडी में है। अब जो ओनर है, जो सॉरी जिसको मिल गया, जैसे बाबू भैया को यहाँ पर अंगूठी मिल गई है, उसको कोशिश ये करनी चाहिए कि रियल बंदा जो है, रियल ओनर जो है, उसे ढूंढा जाए and deliver the goods. Now, the obligation imposed on finder of the good by Section 71 of Indian Contract Act also comes under quasi contract। यहाँ पे कोई इन्होंने कहा नहीं था कि मैं आपके गुड को संभाल के रखूंगा, दे दो मुझे। जैसे आप किसी शॉप पे गए, आपने सामान खरीदा, बोला कि अभी रख लेना, जब मैं सब्जी लेकर आता हूँ, तो यहाँ पर तो एक बेलर बेली स्पेसिफिकली कॉन्ट्रैक्ट हुआ ना, जहाँ स्पेसिफिकली दिया गया। यहाँ पर जबकि कोई बाउंडिंग ड्यूटी इन जनरल ऑन द फेस ऑफ नहीं आती है कि अंगूठी संभाल के रखनी है, बट कोशिश यही करनी है इस बेली को, जिसको सामान मिल गया है, कि असली ओनर को ढूंढे, असली ओनर को ढूंढे, और यही बन जाता है इन द फोर्थ पॉइंटर एज अ टाइप ऑफ क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। ऑफर एक्सेप्टेंस नहीं हुआ था कि मेरा सामान संभाल के रखना, बट देन इवेंचुअली द सर्कमस्टांसेस सो कम्स अंडर द परव्यू ऑफ द लॉ, लॉ का चश्मा पहनते ही इसको हम एनफोर्सिएबल जैसा मान रहे हैं, क्योंकि आपके पास सामान आ गया, आप इसे नहीं रख सकते हैं, आपको कोशिश करनी है कि इसका ट्रू ओनर ढूंढा जाए। ठीक है जी, चलिए फिर फिफ्थ पॉइंट देखेंगे, मनी पेड बाय मिस्टेक और अंडर क्वेश्चन। सेक्शन 72 बोलता है जब भी अ पर्सन टू whom the money has been paid or anything delivered by mistake or under coercion must repay or return।
जैसे ए और बी ने ज्वाइंटली कुछ पैसे देने थे सी को, ए ने पूरा पैसे अकेला दे दिया सी को. नाउ बी नॉट नोइंग दिस फैक्ट लेटर ऑन पेज 100 टू सी. तो सी इज हैज टू रीपे द अमाउंट टू बी. जैसे क्या हुआ, ए और बी ने दोनों ने मिलके 100 रुपए देने थे सी को. लेट्स से भाई बहन है, ठीक है, ए जाके ऑलरेडी दे के आ गया था, ठीक है. अब बी को ही पता नहीं है कि देना, ए दे चुका है, ये भी जाके दिया आया, गलती से दे दिए ना, बाय मिस्टेक दे दिए, और जबरदस्ती भी दे दिए होते तभी भी इसको इसको पैसे वापस देने पड़ते, वापस देने पड़ते. दीज आर द 5 टाइप्स ऑफ क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स. जैसे मैं एग्जांपल देती हूँ. सो बेसिकली लास्ट टू लास्ट, हाँ लास्ट ईयर, तो दिस इज योर दिशा मैम. ओके, अब मेरी सोसाइटी में होम डिलीवरी ब्लिंकिट से पहले, लास्ट ईयर से ही पहले की बात है शायद, ब्लिंकिट इतना, जेप्टो इतना प्रचलित होने से पहले हमारी सोसाइटी में दो भाई है, उन्होंने मिलके एक फूड फार्म करके बिजनेस शुरू किया कि आपको मैसेज या फ़ोन करके बोलना है कि इनको क्या सब्जी चाहिए, फ्री ऑफ कॉस्ट आपके घर पे आके डिलीवर कर देंगे, ठीक है. अब क्या हुआ, मैंने इनसे सामान मंगाया 330 रुपए का. सामान कितने का मंगाया मैंने इनसे? 330 रुपए का. ओके, और जब मैं पेमेंट कर रही थी, गलती से मैंने 3,300 रुपए भेज दिए. It is by mistake that I have sent. It is by mistake that I have sent. क्या ये मुझे इनको पैसे वापस देने होंगे? बिल्कुल भाई साहब, गलती से दिए हैं. क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, इन्होंने कोई ऑफर एक्सेप्टेंस नहीं किया था कि ज़्यादा दे दो वापस दे दो. बट इट्स अ सिचुएशन और इज सो अराइजिंग अंडर द चश्मा ऑफ लॉ, अंडर द आईज ऑफ द लॉ. इसको कॉन्ट्रैक्ट है नहीं, यहाँ पे ऑफर एक्सेप्टेंस कंसिडरेशन कुछ था नहीं, बट इसको हम एनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट जैसा ही मान लेंगे, और क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट को रिजेंबल कर रहा है अंडर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट 1872, इसको हम क्वासी कॉन्ट्रैक्ट कह रहे हैं. इसको हम क्वासी कॉन्ट्रैक्ट कह रहे हैं. एम आई क्लियर? तो हमने क्या बातें पढ़ी मेरे प्यारे बच्चों? सेक्शन 68 में माइनर मतलब डिसकम्पिटेंट इनकम्पिटेंट बंदे के बारे में बात करी. सेक्शन 69 में इंटरेस्टेड पर्सन के बारे में बात करी. अब विजय सोलंकी और मीरा का आपको एग्जाम्पल हमेशा याद रहेगा, ठीक है. फिर नॉन ग्रेटिशियस, ये भी एग्जाम्पल मैंने आपको गार्डन वाला दिया. अगेन विजय सोलंकी और मीरा का एग्जाम्पल लिया. रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फाइंडर ऑफ द गुड, हमने अंगूठी वाला एग्जाम्पल लिया बाबू भैया का. और मनी पेड में मिस्टेक, यहाँ पे तो मैंने अपना एग्जाम्पल आपको दे दिया है. सारे ही टाइप ऑफ क्वासी कॉन्ट्रैक्ट है अंडर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 68, 69, 70, 71, 72. Okay, all 5 sections. I hope it is clear from 68 to 72. 68 में incompetent, 69 में person interested, 70 में gratuitous, 71 में finder of the good, and 72 में हमने just बातें करी गलती से by mistake एक portion payment कर दिया तो वापस देने के पैसे. ओके, चलिए ठीक है. आई होप दिस इज क्लियर. ये तो होते हैं हमारे पास क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि हमने क्वासी और कंटिजेंट दोनों बातें पढ़नी थी. जब हमने सेशन शुरू किया हमने बोला आज हम क्वासी और कंटिजेंट दोनों बातें देख रहे हैं. तो आइए कंटिजेंट बातें पढ़ते हैं. कंटिजेंट के अंदर आ जाता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, मेकिंग गुड फॉर योर लॉस. आई थिंक क्लास 11th में आपने प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस चैप्टर 7 के अंदर इसके बारे में बातें करी होंगी. नहीं, चैप्टर 7, चैप्टर 4 में आपने बातें करी होंगी ऑक्सिलरी सर्विसेज एटसेट्रा, जहाँ हमने बातें करी है बिजनेस सर्विस के अंदर, है ना. आइए कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट पढ़ेंगे, बहुत मजा आएगा. कंटिजेंट का मतलब है जो हो सकता है, अभी हुआ नहीं है, हो सकता है. जैसे कंटिजेंट लायबिलिटी, आग लग गई तो हमारी लायबिलिटी आ जाएगी, है ना. अभी कॉन्ट्रैक्ट हुआ नहीं है, हो सकता है डिपेंडिंग ऑन सर्टेन सर्कमस्टांसेस, सर्टेन इवेंट्स. लेट्स से ए ने कॉन्ट्रैक्ट किया बी को, ए ने कॉन्ट्रैक्ट किया बी को टू पे ₹50,000 इफ बीज हाउस इज बर्न. बी के घर में अगर आग लग गई तो, अगर, यहाँ पर अगर है, अगर आग लग गई तो पेमेंट करेगा 50,000 रुपए की. ए किसको? बी को.
ये जो किसी सिचुएशन, किसी सरकमस्टांस पे डिपेंड हो रहा है, वैसे तो इंश्योरेंस ही हम समझते हैं, जो ये किसी सिचुएशन, किसी सरकमस्टांस पर डिपेंड हो रहा है, इसी को ही तो हम कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे मेरे प्यारे बच्चों? इसी को ही तो हम कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट बोलेंगे। ठीक जी, मजा आ रहा है? क्योंकि समझ आएगा तो मजा आएगा, और मजा आएगा तो समझ आएगा। कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट क्या बोल रहा है? अ कॉन्ट्रैक्ट में बी एन एब्सोल्यूट कॉन्ट्रैक्ट और अ कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। अब एब्सोल्यूट तो भैया देने हैं, ठीक है, सामान लोगे, पैसे देने हैं। यहाँ पर सिचुएशन आग लगेगी तो पैसे देंगे। इट इज डिपेंडिंग ऑन सर्टेन अंडरलाइंग कंडीशन। एब्सोल्यूट कॉन्ट्रैक्ट क्या है? जहाँ पे प्रोमिसर अंडरटेक कर रहा है, पर प्रॉमिस कर रहा है कि वो अपना एक्शन करेगा, परफॉर्म करेगा सारे इवेंट्स पर, ऑल इवेंट्स। अनकंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स को हम अनकंडीशनल, मतलब एब्सोल्यूट कॉन्ट्रैक्ट्स को हम अनकंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट भी कहते हैं। बट जब मैं कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बोल रही हूँ, क्योंकि किसी इवेंट पे, किसी सिचुएशन पे, किसी कंडीशन पे डिपेंड करता है, इसलिए इसे हम कंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। समझा क्या? यस। सो ये कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है? इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट, it is a contract in which the performance becomes due only upon happening of some event. आग लगेगी तो 50,000 रुपए मिलेंगे, नहीं लगेगी तो नहीं मिलेंगे। अगर लगेगी तो सिर्फ ये कंडीशन फुलफिल होगी, कंटिजेंसी वाली सिचुएशन ओके होगी, तभी पेमेंट मिलेगी। ओके, तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस, इंडेमनिटी, गारंटी, सब कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट के एग्जाम्पल है। तो आपसे पूछेंगे कि कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स में कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी तो आता है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी नहीं आता। तो ये गलत स्टेटमेंट। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी भी नहीं आता, और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी क्या होता है थोड़ी देर में मैं आपको समझाने वाली हूँ, इम्पोर्टेंट है। ठीक है जी। सो सेक्शन 731 क्या बोल रहा है? सेक्शन 31 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का बोल रहा है, कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट टू डू और नॉट टू डू समथिंग इफ सम इवेंट कोलैटरल टू सच कॉन्ट्रैक्ट डज और डज नॉट हैपन। ये होगा या ये नहीं होगा तो पेमेंट मिलेगी। हो तो किसी सिचुएशन पे डिपेंड रहा है ना, चाहे होना हो चाहे ना होना हो, किसी सिचुएशन, किसी कंडीशन पे ही डिपेंड हो रहा है, इसलिए कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट या कंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट के अंडर आ जाएगा, अंडर सेक्शन 31 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। ठीक है, अब क्या असेंशियल्स है कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट के, आइए इसको भी समझ लेते हैं। द फॉलोइंग आर द असेंशियल्स ऑफ कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। देयर मस्ट बी अ कॉन्ट्रैक्ट टू डू और नॉट टू डू समथिंग, कुछ करने के लिए, कुछ नहीं करने के लिए। द परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट डिपेंड्स अपॉन हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ सम इवेंट, कुछ होने के लिए, कुछ ना होने के लिए, फ्यूचर में, तो ये कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट है। अनसर्टेन इवेंट होना चाहिए, एंड द इवेंट मस्ट बी कोलैटरल और इंसिडेंटल टू द कॉन्ट्रैक्ट। आइए एक एक करके एग्जाम्पल समझते हैं असेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के। एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के एक एक करके चारों पॉइंटर्स को अपने दिल में, अपने दिमाग में उतार लेते हैं। सीए टॉपर देखा है? त्रिभुवन मिश्रा। नहीं देखा? टेंशन नहीं है, हम तो ऐसे भी सीए में कर रहे हैं। कौन है ये? शोभा है, ठीक है, और ये है शंभू। हो गया, ये शंभू है। शोभा और शंभू ने अग्री किया, Shobha and Shambhu agrees that Shambhu will sell his land to Shobha for 10 lakh rupees, but only if कंडीशन आ गया ना, कंडीशन आ गया, कंटिंजेंसी आ गई।
डिपेंडिंग ऑन सर्टन सर्कमस्टांस, कंडीशन लग गया अंडर सेक्शन 31 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। Okay, if Shobha receives government approval to develop it into a commercial complex, शोभा बोल रही है शंभू से मैं 10 लाख रुपए में, 10 करोड़ रुपए में, whatever 10 रुपए में भी चलेगा, ये लैंड लेने को तैयार हूँ अगर मुझे सरकार से परमिशन मिल जाती है कि मैं इस लैंड पर कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बना सकती हूँ। यहाँ पर क्या हो रहा है? कॉन्ट्रैक्ट टू डू समथिंग। शंभू क्या करेगा? शोभा को सेल करेगा। डिपेंडेंस ऑन फ्यूचर इवेंट, अगर गवर्नमेंट अप्रूवल दे देती है, अनसर्टेन इवेंट, अप्रूवल इज अनसर्टेन, मिलेगा तो ले लेंगे, नहीं मिलेगा तो नहीं लेंगे आपसे प्रॉपर्टी, है ना। अभी अनसर्टेन है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। कोलैटरल इवेंट, गवर्नमेंट का अप्रूवल इज इंसिडेंटल टू द कॉन्ट्रैक्ट, गवर्नमेंट का अप्रूवल इंसिडेंटल है। तो कंक्लूजन क्या है? अगर शोभा को अप्रूवल मिल जाएगा तो शंभू को सेल करना पड़ेगा, और नहीं मिलता है तो परफॉर्मेंस नहीं करनी है, तो परफॉर्मेंस नहीं करनी है। यही चारों बातें हमको यहाँ पर भी दिखने को मिल रही है। आया ना समझ मेरे प्यारे बच्चों? समझ आया ना? चलिए बहुत बढ़िया है, वेरी वेल है। अब रूल्स क्या है रिगार्डिंग कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स? इनको मैं आपके लिए शंभू और शोभा का एग्जांपल लाई हूँ हर एक पॉइंटर में, बट अब मैं पिक्चर्स के साथ नहीं बता रही हूँ, हमें समझ आ गया शंभू और शोभा कौन है, क्या सिनारियो। अब हर एक पॉइंटर, पांचों के पांचों पॉइंटर्स को हम एक एक करके रूल्स को भी समझ लेते हैं। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है जी, चलिए रूल्स रिगार्डिंग कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स, क्या हमारे रूल्स हैं, इनको पढ़ लेते हैं एक एक करके। एनफोर्समेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स कंटिंजेंट अपॉन हैपनिंग, कुछ इवेंट के होने पर, कुछ इवेंट के ना होने पर। सेक्शन 32, सेक्शन 33, 32 से 36 तक हम बातें कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत कौन कौन से रूल्स लगते हैं उनके बारे में बातें कर रहे हैं। ऐसे 68 से लेकर 72 तक हमने पीछे बातें करी थी। यस ये कहाँ पर क्वासी कॉन्ट्रैक्ट है, कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर 31 में कंटिंजेंट बताया, 32 से लेकर 36 तक हम बता रहे हैं रूल्स जो कंटिंजेंट पर लगते हैं, जहाँ कुछ होने पे कुछ ना होने पर। एनफोर्समेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कंटिंजेंट अपॉन हैपनिंग ऑफ सर्टेन इवेंट, नॉट हैपनिंग ऑफ सर्टेन इवेंट, व्हेन इवेंट ऑन विच द कॉन्ट्रैक्ट इज कंटिंजेंट इज डीम्ड टू बी इम्पॉसिबल if it is the future conduct of a living person। है तो लिविंग पर्सन का ही एक्ट, बट कोई ऐसे एक्ट पे डिपेंडेंट है जो इम्पॉसिबल है। ओके, जैसे कोई कॉमेट आ रहा है धरती पर, ठीक है, जो एग्जिस्ट ही नहीं करता, लेट्स से फॉर एग्जांपल वो कॉमेट, वो कब का खत्म हो चुका है, लेट्स से इम्पॉसिबल है ना। व्हेन कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वाइड विच आर कंटिंजेंट ऑन हैपनिंग ऑफ स्पेसिफिक इवेंट विद इन फिक्स्ड टाइम। मैम इसका क्या मतलब है, इसको एग्जांपल के साथ समझेंगे। अग्रीमेंट कंटिंजेंट टू इम्पॉसिबल इवेंट, अगेन वॉइड, आसमान से चॉकलेट की बारिश होगी, इम्पॉसिबल भाई, वॉइड है। चलिए एक एक करके बहुत सारी बातें समझ लेते हैं। enforcement of contract contingent on happening on an event happening। शंभू सेल करेगा लैंड शोभा को अगर गवर्नमेंट से अप्रूवल आ जाती है ना। कॉन्ट्रैक्ट कंटिंजेंट अपॉन द हैपनिंग ऑफ फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट, मिलेगा अगर अप्रूवल आ जाएगा तो सेल हो जाएगा, नहीं अप्रूवल होगा तो नहीं हो पाएगा। तो है तो अनसर्टेन इवेंट के बारे में हम एक एक पॉइंटर पढ़ कर आए हैं। कैन नॉट बी एनफोर्स्ड बाय लॉ अनलेस एंड अनटिल द इवेंट हैज हैपेंड, जब अप्रूवल आ जाएगा तो सेल हो सकता है, नहीं हो पाएगा तो शंभू जबरदस्ती नहीं कर सकता, ना ही शोभा कर सकती है। If the event becomes impossible, such contract becomes void। अगर मान लेते हैं गवर्नमेंट ने अप्रूवल देने ही बंद कर दिए हैं उस लोकेलिटी में कॉम्प्लेक्स एटसेट्रा बनाने के लिए, कमर्शियल सिचुएशन में कन्वर्ट करने के लिए, तो अगेन इम्पॉसिबल ये फिर उस पर्टिकुलर लैंड हो या ना हो, उस एरिया को ही मना कर दिया लेट्स से। enforcement of contract contingent on not happening of certain event, जैसे for example शंभू will not sell the land to शोभा if she fails to get government approval। अब ये not है, बात सेम ही हो रही है बट नॉट पर फोकस किया जा रहा है।
A agrees to pay B a sum of money if a certain ship does not return. The ship is sunk. The contract can be enforced after ship sinks. अगर नहीं आएगी तो okay, contract contingent upon non-happening of uncertain event can be enforced when the happening of that event becomes impossible. Simple बातें चल रही है. Okay, now when event on which contract is contingent to be deemed impossible, if it is the future conduct of a living person, let's say for example a contract to pay B, sorry, a contract to pay Shobha if Shambhu wins a future election becomes void if Shambhu dies before the election. अब का बात हम शंभू और शोभा की कर रहे हैं, बट सिनेरियो डिफरेंट हो गया. क्या बोल रहे हैं? कॉन्ट्रैक्ट हुआ, शोभा पेमेंट देगी शंभू को अगर फ्यूचर में इलेक्शन जीता, बट इलेक्शन होने से पहले ही शंभू की डेथ होगी, इम्पॉसिबल हो गया ना तो काम करना ही. इफ द फ्यूचर इवेंट ऑन विच द कॉन्ट्रैक्ट इज कंटिंजेंट इज वे इन विच अ पर्सन विल एक्ट एट एन अनस्पेसिफाइड टाइम, इलेक्शन जब जीतेगा तब, है ना, the event shall be considered to be impossible when such person does anything which renders it impossible that he should act within any definite time or otherwise that under future contingency. शंभू और शोभा का एग्जाम्पल तो मैंने आपको बताया. इसके अलावा बुक में भी मेरे को एग्जाम्पल दे रखा है. A agrees to pay a sum of money if B marries C. अब C B को बोला था C से मैरी करने के लिए, बट C की तो ऑलरेडी शादी हुई D से. The marriage of B to C must now be considered impossible. Although it is possible that B may die and then C may afterwards marry B. There is a possibility. But for now, it seems impossible. अब ये C के मरने से शंभू के मरने से तो वापस नहीं हो सकता, बट यहाँ पर पॉसिबल है. ओके, फ्यूचर कंटिजेंसी पे डिपेंड करा जा सकता है. ओके, तो ये वाला एग्जाम्पल ज़्यादा बेटर है, बेटर एग्जाम्पल. ओके, यहाँ पे थोड़ी सी और सिनेरियो हो सकता था कि शोभा जो भी इलेक्शन जीतेगा उसे पेमेंट देगी. अब शंभू लेट्स से इलेक्शन कर रहा है, तो अगर शंभू मर गया है इलेक्शन होने से पहले, जो भी होगा लेट्स से त्रिभुवन आ जा रहा है अब इलेक्शन जीतने वाले, तो उसको दे देगी पेमेंट. ठीक है, बट वो फ्यूचर पे डिपेंड करेगा, बट फॉर नाउ जिसको पेमेंट करनी थी वो इम्पॉसिबल हो जा रहा है. आई होप यू अंडरस्टूड बोथ एग्जाम्पल. इसका मैंने इलेबोरेटेड वर्जन दे दिया है, इसका मैंने इलेबोरेटेड वर्जन दे दिया है आपको. ठीक है, इलेबोरेटेड मतलब डिटेल्ड. लेट्स नाउ मूव टू द फोर्थ पॉइंट. व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड which are contingent on happening of specified event within fixed time. Fixed time के अंदर a contract to deliver goods by December 1st becomes void if the goods are not delivered by that date. अगर जिस तारीख तक बोला है उस तारीख तक नहीं दे रहे, उसके बाद तो कोई कहानी नहीं है, टाइम बाउंड हो गया. और टाइम बाउंड के बारे में तो बहुत डिटेल में हमारे पास कंटेंट है, बहुत डिटेल में. ओके, कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स टू डू और नॉट टू डू एनीथिंग स्पेसिफाइड अनसर्टेन इवेंट हैपेंस विद इन अ फिक्स्ड टाइम बिकम्स वॉइड इफ एट द एक्सपायरेशन ऑफ द टाइम फिक्स्ड such event has not happened or if before the time fixed such event becomes impossible. दोनों ही सिनेरियो हो सकते हैं, या तो करा नहीं है, impossible हो गया. When the contracts may be enforced which are contingent on specific event not happening within specified time. Contingent contract to do कुछ करने के लिए, कुछ नहीं करने के लिए. If a specified uncertain event does not happen within a fixed time may be enforced by law when the time fixed for expired and such event has not happened. समय के अंदर करना था वो नहीं हुआ है, or before the time has expired it becomes certain that such event will not happen. ठीक है, मान लेते हैं 1 दिसंबर से तक जो सामान देना था उससे पहले ही फैक्ट्री बंद हो गई, तो पता ही चल गया ना, सर्टेन हो गया, ये काम होगा ही नहीं, इम्पॉसिबल हो जाएगा. यस, आई होप यू हैव अंडरस्टूड. इसके एग्जाम्पल जो बुक में दिए हुए इनको भी समझते हैं. ए ने प्रॉमिस किया बी को
कि वो पेमेंट देगा इफ सर्टेन शिप रिटर्न्स विद इन अ ईयर। एक टाइम बाउंड दे दिया, दिस इज टाइम बाउंड। The contract may be enforced if the ship returns within the year and becomes void। अगर शिप रास्ते में बंद हो गई, जैसे सामान डिलीवर होगा 1 दिसंबर तक तो ठीक है, नहीं तो चल जाए, नहीं तो void हो जाएगा। उसी तरीके से ये भी है। A promises to pay B a sum of money if a certain ship does not return within a year। ship sink हो गई, whatever, it could be anything, yes। The contract may be enforced if the ship does not return within a year or is burned within the year। जो भी है किसी सर्टेन इवेंट पे, अब मान लेते हैं जैसे मैंने पीछे आपको एग्जांपल दिया कि December 1 तक, बट उससे पहले ही लेट से वो मैन्युफैक्चरिंग ही बंद हो गई तो इम्पॉसिबल हो जाएगा ना। तो ये वाला पॉइंटर भी हम कवर कर लेंगे इस इसी पॉइंट, इसी एग्जांपल के साथ, इसी एग्जांपल के साथ। yes, now let's go to the last, the agreement contingent on impossible event। एक अग्रीमेंट हुआ टू पे शोभा इफ रेन्स चॉकलेट, ये वॉइड है भैया, ये इम्पॉसिबल, ये कोई चीज हो नहीं सकती। सर्टेन होनी चाहिए, केपेबल होनी चाहिए और परफॉर्मेंस। ही तो हमने सेक्शन 10 के अंदर बात पढ़ी थी कि दीज आर एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। अब आसमान से क्या नाम है चॉकलेट की बरसात होगी तो पेमेंट मिल, अरे भैया ये हो ही नहीं सकता ना रे, तो वॉइड है। Contingent agreements to do or not to do something if it is impossible event happens are void, whether the impossibility of event is known or not known to the parties at the time when it was made। जैसे A agrees to pay 1000 rupees to B if two straight lines should enclose a space। The agreement is void, हो ही नहीं सकता ना, स्पेस बन ही नहीं सकती those two straight line, let's say। Okay, A agrees to pay B 1000 if B will marry A's daughter C। C was dead at the time of the agreement। जिसकी डेथ हो चुकी है उससे कैसे शादी करोगे भाई। वो में क्या था, एक मूवी थी, कौन सी थी, स्त्री 2 में था, किस में था, वो एक मेमने से शादी करा रहे थे। मेमना जो है वो पुराने जन्म का कुछ तो भी था। हाँ, या फिर अभी कोई सी मूवी मैंने देखी थी, कौन सी थी, I'm not able to recollect the name of the movie, but this was, I think, in Goa। वो कोई तो भी बीच में जाकर था और दिस छोटा भाई बंदा था जो जिसकी डेथ हो गई थी उसके मुंडन से पहले, लेट से क्या था वो, याद आ रही है आपको? अभी रिसेंट मूवी देखी मैंने, रिसेंट। ओके, चलिए खैर, पांचों बातें हो गई हमारी क्लियर। अब है परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, अब है परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। लेट मी जस्ट सी यू विल बी एबल टू डू दिस टुडे और विल डू इट इन द नेक्स्ट सेशन। लेट्स डू दिस परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स इन द नेक्स्ट सेशन। फॉर नाउ लेट्स कॉल इट अ डे। ठीक है, अभी के लिए इसको यहाँ पे क्लोज करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। टिल देन मेरे प्यारे बच्चों, have a great day ahead, have a great evening, and I'll see you in the next session। This was session 11, okay, for Indian Contract Act। This is your friend and your teacher, CM Vidisha Dua, signing off for today। Bye bye।